नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपडेट एट 12 में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज शाम 4 बजे ऐलान होगा। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें। 22 नवंबर को खत्म हो रहा बिहार विधानसभा का कार्यकाल। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही लागू हो जाएगी आचार संहिता। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में हुआ शामिल। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार विषय पर करेंगे संबोधित। एक कार्यशाला की भी करेंगे अध्यक्षता। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शिष्टमंडल में हुए शामिल। भारत में 5G और टेक्नोलॉजी इनोवेशन। 6 से 8 महीने में BSNL के 4G टावर्स होंगे 5G में अपग्रेड। ग्राहकों को मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट की नई दुनिया। दिल्ली NCR में फिर से बारिश की वजह से बदला मौसम का मिजाज। सुबह हुई बारिश ने मौसम को बना दिया सुहावना। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की जताई संभावना। पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के अभियान का शानदार अंत। आखिरी दिन 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर रिकॉर्ड 22 पदकों के साथ अपना अभियान किया समाप्त। शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें इन तारीखों की घोषणा की जाएगी। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। निर्वाचन आयोग ने पिछले 2 दिनों में बिहार का दौरा किया था और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। इसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होनी है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इस समय सीमा से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आज से आचार संहिता लागू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को SIR को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए बिहार की जनता का आभार जताया। साथ ही उन्होंने बिहार की जनता से आह्वान किया कि चुनाव के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने जानकारी दी कि बिहार में 22 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। हम सबसे पहले भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करतनी आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बनी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करे छी। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाई, आप वोट जरूर करी। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ST 2, ST 38। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं,
और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं और मतदान अवश्य करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। शिष्टमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा सांसद और सीपीए कार्यकारी समिति के सदस्य अनुराग शर्मा, लोकसभा सांसद और CWP संचालन समिति की सदस्य डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी, लोकसभा सांसद डॉक्टर के सुधाकर, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अजीत माधवराव गोपछड़े, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव PC मोदी शामिल हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में भारत के 24 राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, विधानमंडलों के 36 पीठासीन अधिकारी और 16 सचिव भी भाग ले रहे हैं, जो कि CPA के सदस्य भी हैं। लोकसभा अध्यक्ष इस सम्मेलन में राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार विषय पर आम सभा को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर 7 कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। लोकसभा अध्यक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से लोकतंत्र को बढ़ावा देना और डिजिटल विभाजन को कम करना विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे। इस यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे और अन्य राष्ट्रमंडल देशों के समकक्ष पीठासीन अधिकारियों के साथ पारस्परिक हित और संसदीय सहयोग के मामलों पर चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष बारबाडोस प्रवास के दौरान बारबाडोस के शीर्ष नेताओं से भेंट करेंगे और प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद भी करेंगे। देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL जल्द ही अपने 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड करने जा रही है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले 6 से 8 महीनों के भीतर BSNL के सभी 4G टावर्स को 5G नेटवर्क में बदला जाएगा, जिससे कि पूरे देश में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी। भारत अब 4G टेक्नोलॉजी के ग्लोबल क्लब में शामिल हो गया है, जो कि पहले केवल 5 कंपनियों में शामिल था, जिसमें नोकिया, एरिक्सन और ये तक ही सीमित थी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 92,564 टावर्स का उद्घाटन किया, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी और भरूच से अरुणाचल प्रदेश तक देश को जोड़ते हैं। ये पूरी तरह से भारत के घरेलू 4G स्टैंडर्ड पर आधारित है। Today, India, ladies and gentlemen, has entered the club with its own 4G stack. And therefore, this is India's innovation capability and innovation enterprise. But we are not going to rest here. These 1 lakh towers will be the seed of the tall tree that will be established within India of technology innovation. Within the next 6 to 8 months, we will be switching these 4G towers to 5G networks and providing end-to-end 5G network capability across the length and breadth of India. We've already expanded our subscriber base, doubled it in the last 12 months on our 4G network. Today on 5G in India, we have close to 350 million subscribers. If you look at the capability of India, whether you look at our broadband penetration of 944 million, whether you look at our UPI transactions of close to 260 billion per year, India can stand out, ladies and gentlemen, as a digital-first nation of the world. And therefore today, with those achievements behind us, we look to the future.
अयोध्या में 19 अक्टूबर 2025 को 9वां दीपोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस बार 1000 से ज्यादा ड्रोन राम की छवियां आकाश में जीवंत करेंगे और 29 लाख दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले दीपोत्सव 2025 की भव्य तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। अयोध्या के कमिश्नर राजेश कुमार ने बताया कि 19 अक्टूबर को मनाए जाने वाले दीपोत्सव की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बार 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। ड्रोन शो और लाइट साउंड शो भी होंगे। इस बार दीपोत्सव खास इस तरह से रहेगा कि पिछली बार जो एक रिकॉर्ड सेट हुए थे उसको भी हम उससे भी आगे जा रहे हैं और नए रिकॉर्ड इस बार बनाएंगे। जैसे कि दीप प्रज्वलन जो पिछली बार 25 लाख का हुआ था, इस बार हम 26 लाख से अधिक दीपों का प्रज्वलन करेंगे। आरती जो पिछली बार हुई थी वो उसमें भी हम रिकॉर्ड नया स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आरती में भी हम अधिक संख्या में इस बार करेंगे। साथ में जो शो होते हैं आपके ड्रोन शो होगा, उसके साथ ही आपके लाइट एंड साउंड शो होता है, 3D शो होते हैं, आतिशबाजी शो होता है। उसके अलावा रामलीला भी चलती हैं। अन्य अलग अलग प्रदेशों से विदेशों से कलाकार आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। और साथ में शुरुआत जो होती है, झांकियाँ बहुत सुबह से निकलती हैं और जो राम सीता जी के स्वरूप जो हैं वो पुष्प विमान से आते हैं, एक सांकेतिक किया जाता है। वो सब प्रक्रिया पूरी होगी और झांकियाँ भी इस बार और अधिक करने की प्लानिंग है। तो प्लानिंग ये है कि इस बार गत वर्ष में जो सारे कार्यक्रम हुए थे उससे और बेहतर करने की इस बार प्लानिंग है और उससे और वृहद स्तर पे करेंगे। और जो रिकॉर्ड्स पिछली बार बने थे उनको इस बार तोड़ने की, उससे भी ऊपर जाने की इस बार पूरी तैयारी है। दीपोत्सव के लिए कुल 56 घंटों की पहचान की गई है, जिन पर लाखों दीपों की ज्योति से अयोध्या जगमगाएगी। ये भव्य दीपोत्सव न केवल अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को विश्व पटल पर उजागर करेगा, बल्कि राम की नगरी, प्रकाश की नगरी का संदेश एक बार फिर संपूर्ण विश्व तक पहुंचाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भूटान में रविवार की सुबह अमोचू नदी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के कारण कई परिवार और श्रमिक अस्थायी आवास और कार्यबल शिविर में फंस गए। उन्हें बचाने के लिए शुरू किए गए अभियान में भारतीय सेना ने भूटान के अधिकारियों की मदद की। भूटान प्रशासन और भारतीय सेना द्वारा रविवार को समन्वित बचाव अभियान के जरिए अचानक आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकासी के साथ बचाया जा सका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के चीनी सहकारी क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है। वे अहिल्यानगर जिले में डॉक्टर विठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने की विस्तारित क्षमता का उद्घाटन करने के बाद एक किसान रैली को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि महर्षि शंकर राव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना
सर्कुलर इकोनॉमी का आदर्श उदाहरण है। भारत के सहकारी चीनी मिलों के इतिहास में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और पोटाश ग्रेन्यूल निर्माण इकाई की शुरुआत पहली बार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाने में हो रही है। उन्होंने कहा कि यह नई शुरुआत आने वाले दिनों में देश भर के चीनी मिलों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगी। सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक आदर्श उदाहरण शंकरराव कोल्हे साकर कारखाना बना है। मित्रों, मैं आज यहां से देश भर के कोऑपरेटिव साकर कारखानों को कहना चाहता हूं कि हमने इथेनॉल के प्लांट मल्टी डायमेंशनल बनाने की जरूरत है और इसके साथ साथ ये सारी व्यवस्थाएं, अगर एक संपूर्ण साकर कारखाना बनाना है तो ये सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। सहकारी साकर कारखाने की शुरुआत महाराष्ट्र ने की थी। अब महाराष्ट्र की ही जिम्मेदारी है साकर कारखानों की चक्रीय अर्थव्यवस्था 100% सर्कुलर इकोनॉमी को पूर्णतया जमीन पर उतारने की शुरुआत महाराष्ट्र से। भारत के पहले सहकारी कॉम्प्लेक्स बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है। इस परियोजना में लगभग 55 करोड़ रुपया लगा और ये सीबीजी प्लांट हर रोज 12 टन प्रतिदिन सीबीजी का उत्पादन करेगा और 75 टन प्रतिदिन पोटाश गुड़ से बनाने का काम करेगा। ये दोनों चीजें हमारा देश विदेश से आयात करता है और आयात बंद होकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के किसानों के प्रति समर्पित है। सरकार ने नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म में कृषि उपकरणों पर जीएसटी में ऐतिहासिक कटौती की है, जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। और मित्रों, अभी अभी जो जीएसटी के रिफॉर्म हुए, इसमें किसान के उपयोग की ढेर सारी चीजों पर जीएसटी 5% पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ट्रैक्टर के कल पुर्जे, हार्वेस्टर, थ्रेसर, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन की मशीनें 5% पर लाने का काम किया है और जीव कीटनाशक और प्राकृतिक मेंथोल को भी 5% लिया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। दिल्ली में आज सुबह सुबह भारी बारिश हुई, जिसके बाद से काले बादलों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। बारिश के बाद दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में आज झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। एनसीआर में कई जगहों पर सुबह हुई बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया। आईएमडी के अनुसार दिन भर बीच बीच में बारिश हो सकती है और हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश के बावजूद आर्द्रता का स्तर ऊंचा बना रह सकता है, जिससे बारिश कम होने पर असुविधा और उमस भरा वातावरण हो सकता है। मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है, जो कि इन दिनों उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है। इस सिस्टम के कारण अगले 48 घंटों में इस क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी और ठंडी हवाएं चलेंगी। आईएमडी ने राष्ट्रीय राजधानी और गुरुग्राम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ, चंबा, चमोली, चंपावत, देहरादून, गंगोत्री, हरिद्वार, हर्षिल, केदारनाथ, लैंसडौन, मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, पिथौरागढ़ में जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, अनंतनाग, पहलगाम, गुलमर्ग, मुजफ्फराबाद में 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। दोनों राज्यों के कुछ इलाकों में बर्फबारी का भी अलर्ट है।
भारत ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अपने अभियान का शानदार अंत किया। भारत ने रविवार को 3 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने रिकॉर्ड 22 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। आखिरी दिन नवदीप सिंह ने भारत के लिए सिल्वर जीता। इसके अलावा 2 और सिल्वर के साथ 1 ब्रॉन्ज भारत के खाते में आया। आखिरी दिन जीते गए 4 पदकों के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 22 हो गई, जिसमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। ये चैंपियनशिप के इतिहास में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नवदीप, प्रीतिपाल और सिमरन के 3 रजत पदक और संदीप के कांस्य पदक ने देश में पहली बार आयोजित प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत के गौरव को बढ़ाया। भारत अपने को 2024 अभियान से 5 पदक अधिक जीतने में सफल रहा है, जहां उसने 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते थे। विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया ने अपनी सफलता के सिलसिले को जारी रखते हुए पाकिस्तान को भी हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से रौंदकर अपराजित क्रम जारी रखा। कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने अपनी दमदार गेंदबाजी की मदद से पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम 50 ओवर में 247 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 159 रन बनाकर सिमट गई। सिद्रा अमीन ने 81 रन बनाए। भारत की ओर से क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट झटके। इसने राणा को 2 विकेट मिले। भारत ने क्रिकेट में लगातार चौथे रविवार को पाकिस्तान को मात दी है। इससे पहले 14, 21 और 28 सितंबर को मेंस एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को लगातार 3 मैचों में हराया था। भारतीय नौसेना अपने स्वदेशी निर्माण कार्यक्रम के तहत आज INS आंद्रोथ को कमीशन करने जा रही है। यह भारतीय नौसेना का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। INS आंद्रोथ का कमीशन होना भारतीय सेना की युद्ध क्षमता की वृद्धि और स्वदेशीकरण के प्रति उसकी सतत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो चलते चलते आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ा एक वीडियो। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। Somewhere in the Bay of Bengal, our latest warship is on her final checks. XO, commence battle act. All positions PWO, priority battle area subsurface. Welcome aboard the submarine hunter, Androth. She prowls in the wake of her legendary predecessor. The erstwhile Androth was commissioned on the 30th of June 1972 by Commander KVL Saxena at Riga in the USSR. Under 18 old men, she served with distinction for over 27 years. Androth has been designed and built by the legendary Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. With almost entire equipment of the ship being indigenous, the project is in line with our government quest for Atmanirbharta. मैं इस पोत का नाम भारतीय नौसेना पोत आंद्रोथ रखती हूँ। Named after the largest island in Lakshadweep, she carries forward a proud legacy. Fittingly, her crest bears the cone snail, a silent, deadly predator native to Androth Island. Launched in 2023, her modular construction enabled a rapid and an efficient build. 77 meters long and powered by an advanced water jet propulsion system, Androth is built for speed and maneuverability. Her water jets give her an edge in shallow water anti-submarine warfare operations.
ensuring the kill, or an indigenous rocket launcher and torpedo tubes. A set of hydraulic mine rails provides rapid mining capability. A naval surface gun enables low-intensity maritime operations. Ensuring self-defense is Marich, an anti-torpedo decoy system. Future ready, her design focuses on efficiency and automation. Defining Andhra are her crew, the Death Dominators. As one, they have trained hard to strengthen their fundamentals and master complex systems. Through extensive trials, they have proven her combat ready to dominate the deep. Andhra is all set to join the flotilla in the Eastern Naval Command. A compact and a lethal warship, she augments our capability to counter the underwater threats and strengthens coastal defense. We are here to dominate the depth and the invisible. लहरों से ऊंची ललकार कर